ओके गाइस, तो यार अब अपन शुरू करने वाले एक नया चैप्टर, वेव ऑप्टिक्स। अब ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर जो है ये थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि मॉडर्निटी से रिलेटेड है, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफी ज्यादा रिसेंट है ना, इन द स्कीम ऑफ फिजिक्स। तो इसकी अगर अपन थोड़ी, इसकी पीछे थोड़ी कहानी भी है, देयर इज स्टोरी बिहाइंड ऑल दिस। यार ये कैसे हुआ, क्या हुआ। तो पहले न्यूटन साहब थे, वो कॉर्पस्कुलर मॉडल ऑफ लाइट इस तरह का कुछ मानते थे, जिसमें वो क्या कहते थे कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स हैं, और उसमें इस तरह की उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई बेस्ड ऑन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड अदर थिंग्स एज वेल। ठीक है, अब वो काफी डिटेल चीज है, उसके बारे में अभी 11th लेवल पे नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उनसे पता चला कि लाइट एक वेव हो सकती है। ठीक है, और इसके पीछे बहुत सारी कहानी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वो। तो यार हम उसको कवर यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि वो जेई के लिए रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं बेसिकली, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन जैसे एसएचएम के बाद भी अपने वेव्स नहीं पढ़ा था, वेव्स के अंदर अपन चीजें कर रहे थे, रेजोनेंस है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उस तरह के कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे लाइट पे लगाएंगे। ठीक है, तो मैं तुम्हें यार यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट कराऊंगा YDSE नाम करके टॉपिक से, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है ना जेई में, तो इसी टॉपिक से आएगा सबसे ज्यादा प्रोबेबली। तो ध्यान से समझना। ठीक है, ये बेसिकली यंग नाम करके एक साइंटिस्ट था, जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया डबल स्लिट लेके। उस बंदे ने क्या किया, ये पहले क्लियर करने दो मुझे स्क्रीन। ठीक है, और बढ़िया सा नीला कलर लेने दो। उस बंदे ने क्या किया, उसने यहाँ पे दो स्लिट बनाई। ठीक है, S1 और S2। ठीक है, स्लिट मतलब बेसिकली ये आपकी दीवार है, उसमें ऐसे यूं एक स्लिट कर दी। ठीक है, दिख रहा है, ये दो बेसिकली दो ब्लेड को पास में लिया ना, बीच में स्लिट बन गई ना वो। फिर उसने क्या किया, इसने यहाँ पे कोहेरेंट लाइट डाली। कोहेरेंट लाइट का मतलब है कि वो लाइट का फेज यहाँ पे सेम है। इसका क्या मीनिंग हुआ, तो देखो लाइट जो होती है ना, लाइट एक वेव होती है। तो वेव में अपने पढ़ा नहीं था, उसका कुछ ऐसा इक्वेशन होता है sin ओमेगा t प्लस फाइव। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे S1 और S2 पे टाइम t इक्वल टू 0 या किसी भी टाइम पे जब लाइट पड़ रही है ना, जैसे एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंस में, उसकी ये वाली वैल्यू सेम है। ठीक है, इसका मीनिंग केवल इतना है, कोहेरेंट लाइट सोर्सेज हैं ये, इनमें कोई फेज डिफरेंस अपन नहीं मान रहे हैं। तो ये जो लाइट्स हैं, अब यहाँ पे स्क्रीन भी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइट्स हैं उनका फेज एकदम सेम है। तो अब बताओ, ये दोनों लाइट वेव्स जो हैं वो अलग अलग जगह पे जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने बल्ब रख रखा था, और किसी तरह से अपन ने ये इंश्योर कर दिया कि यार यहाँ पे इनका फेज सेम है। जैसे भी क्या हुआ हमें मतलब नहीं, हमने बस कर दिया। तो अब बताओ, यहाँ पे लाइट रे इधर जाएगी और हिट करेगी इस पॉइंट को। जैसे कंसिडर करो, यहाँ पे ये दोनों लाइट रे हिट करेंगी। समझ में आ रहा है, लाइट वेव हिट करेंगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से लाइट निकली, अब यहाँ से चारों दिशाओं में जाएगी, बिल्कुल जाएगी, हर तरफ जाएगी, लेकिन अपन केवल वो वाली लाइट वेव कंसिडर कर रहे हैं जो यहाँ पे इस पॉइंट पे हिट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन इस वाले पॉइंट को देखो, जो मिड पॉइंट है इन दोनों का, और यहाँ को इसको जोड़ो। ठीक है, इसको इससे जोड़ो। ठीक है, और यहाँ पे एक पैरेलल लाइन जो इसके परपेंडिकुलर बना देते हो, तो ये एक सर्टेन एंगल थीटा बन रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे तुम ये वाली कंस्ट्रक्शन करो, ये इसके परपेंडिकुलर, बेसिकली ये इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम बेसिकली बस इतना कहना चाह रहे हैं मेरे भाई कि ये डिस्टेंस अगर x है तो ये x प्लस डेल्टा x होगी। ठीक है ना, मतलब ये डिस्टेंस अगर x है तो ये थोड़ी ज्यादा बड़ी डिस्टेंस होगी, नीचे है। तो हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं इसके अंदर, हम बेसिकली क्या करें, बहुत ध्यान से सुनना, ये चीज अगर समझ के पूरा चैप्टर समझ जाओगे। हम बेसिकली ये कैलकुलेट करेंगे ना, हमने ये समझ लिया कि लाइट एक वेव है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये माना है कि लाइट एक वेव है जो इस तरह से बिहेव करती है। ठीक है, अब ये ए नॉट की वैल्यू क्या है, ओमेगा क्या, मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन मान लो कि लाइट एक वेव होती है जिसकी इक्वेशन ऐसी है। तो एक वेव होती है, तो वेव जहां से निकली और यहां से निकली और इस पॉइंट पर गई। अब याद करो अपन ने क्या किया था थोड़ी देर पहले वेव वाले चैप्टर के अंदर 11th में। अपन ने क्या किया था, इनका इंटरफेरेंस करवाया था कि दो वेव अगर एक साथ आ रही है एक जगह पे, तो उनको जोड़ घटा सकते हैं अपन। वैसे ही यहाँ पे दो वेव्स आई हैं लाइट की, तो अपन क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे और घटाएंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज अपन ने इसी समय नोट करी कि इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस है। देखो ये और ये वाले का जो पाथ है, इस वेव और इस वेव का जो पाथ है, जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो डिफरेंट है। कितना डिफरेंट है, इतना डिफरेंट है। देखो अप्रोक्सीमेटली इतना, डेल्टा एक्स डिफरेंट है। तो अपन अगर किसी तरह की मैथ्स लगा डालें और यहाँ पे अपन डिफरेंस पता कर डालें, ठीक है, मान लो डिफरेंट डेल्टा एक्स है और मैंने लिख ही रखा है डेल्टा एक्स है, तो हम ये कहते हैं कि इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है ना, उसको डेल्टा कहते हैं। वो होता है कितना, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। कहाँ से आया, क्यों आया, ये नहीं जानना है अपन को। इसमें हमारा पर्पज ये है कि हम क्वेश्चन बना पाए। इस कोर्स का पर्पज ये है, जो मेरा वाला कोर्स है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इसका पर्पज ये है अपना। ठीक है, आपको और डिटेल में जानना है, आप ऑर्डिनेट लेक्चर्स में जा सकते हैं, वहां पर आपको डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन उसकी जे के लिए कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। जे के लिए इंपॉर्टेंस जो यहाँ पे लिखा है उसकी है। ठीक है, भले आप एडवांस की बात करो, मेंस की बात करो, कि
आपने क्या किया, आपने दो वेव ली, इनको यहाँ पे आपने टकराया है और इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि इन दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस आएगा वो हो जाएगा इतना, ठीक है। अब याद करो मैंने तुम्हें क्या, अब ये कैसे आता है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आप ये सारी चीजें कैलकुलेट भी कर सकते हो, ये आपको डेरिवेशन मिल जाएगी, मैं ब्रीफली बताऊंगा कैसे करनी है, अगेन वो आपको खुद ट्राई करनी रहेगी, बट मैं आइडिया जरूर अच्छे से बता दूंगा, एक तरह से सॉल्व भी करके बता दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी मैं ये बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे करना है। तो अपन ने डेल्टा फाइंड कर लिया बेस्ड ऑन डेल्टा एक्स, अब डेल्टा एक्स कहां से आएगा वो भी मैं बताऊंगा, चिंता मत करना मेरे भाई, ठीक है। तो अब याद करो वेव्स के अंदर क्या होता था, अगर डेल्टा 2n पाई है यानी कि क्या होती थी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और डेल्टा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई है यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो हमने क्या किया, किसी तरीके से डेल्टा एक्स फाइंड करेंगे। क्वेश्चन क्या आएगा, देखो क्वेश्चन ये आएगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, और ये बताओ, यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये आपका वेव में यही क्वेश्चन है, बस यही है क्वेश्चन और कुछ है ही नहीं। तो अब वो निकालने के लिए कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप रहेगा डेल्टा एक्स निकालेंगे। अब डेल्टा एक्स कैसे निकालेंगे थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो डेल्टा एक्स अपने पास मान लो आ गया। अब अपन ने क्या किया, उसको 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा कौन सी है, इस बल्ब की जो लाइट निकल रही है उसकी लैम्डा, वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज से, ठीक है। तो ये अपने पास फिगर आ जाएगी। अगर ये 2n पाई है यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को टिक करके उसी समय आ जाएंगे। 2n प्लस 1 का पाई का फॉर्मेट यानी डायरेक्ट उसको टिक करके आ जाएगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। समझ गए, इतना n इंटीजर होना चाहिए। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या है, साउंड वेव के अंदर तो अपन ऐसा कह देते थे कि दो साउंड वेव अगर कंस्ट्रक्टिव है तो बड़ी साउंड वेव बन जाएगी। यहाँ पे क्या होगा बताओ, अगर दो लाइट वेव्स हैं वो दोनों अगर एक साथ कंस्ट्रक्टिवली होगी यानी कि एक ज्यादा एम्पलीट्यूड की लाइट वेव बन गई, इसका मतलब ब्राइट कलर का कलर आएगा वहां पे, इसको कहते हैं हम ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को कहा जाता है ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। ये सारी चीजें मैं कम बैक टुगेदर करूंगा, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा चलते रहो, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को हो सकता है तुम्हें 2 बार देखना पड़ जाए लेकिन समझ में सब चीज आ जाएगी, ठीक है। कोई भी चीज एक बार में समझ में नहीं आती, कुछ बच्चे ऐसा पूछते हैं कि अरे हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप उसको और टाइम दीजिए, ठीक है। कोई भी पर्सन पहली बार पढ़ता है इंक्लूडिंग मैं, एक बार में समझ में नहीं आता है, प्लीज थोड़ा टाइम दिया करो चीजों को, ठीक है। कई लोग क्या एक बार में समझने की कोशिश करते हैं फिर सोचते हैं समझ क्यों नहीं आया, टाइम तो दो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है डार्क फ्रिंज, मतलब कि लाइट लाइट को काट देती है, ठीक है। तो अब ये हो क्या रहा है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो मैं तुम्हें समझाता हूँ अच्छे से कि भाई क्या चल रहा है जिंदगी में यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली समझो फंडा कि यंग साहब ने क्या किया, स्लिट बनाई, ठीक है, और कोहेरेंट लाइट डाली। अब यहाँ पे इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमने जैसे कैलकुलेट किया यहाँ पे फेज डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आप देखोगे ना तो यहाँ पे फेज डिफरेंस जैसे लाइट वाला आया, फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे गए तो लाइट कम होती गई, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होकर डार्क आ गया, वापस लाइट वापस डार्क, वापस लाइट वापस डार्क। तो इस तरह की फ्रिंजेस बन जाती हैं, जैसे ये लाइट ये डार्क, लाइट बीच में डार्क, लाइट बीच में डार्क, इस तरह का फ्रिंजेस बन जाती है, काफी क्लियरली दिखता भी है ये, ठीक है। तो इस फेनोमेनन को कहा गया यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये जो एक्सपेरिमेंट इसको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और ये जो है फेनोमेनन ये इंटरफेरेंस है। तो अब ये कहानी हुई क्या, कहानी ये थी कि यंग साहब गलती से एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ऐसा कुछ, जैसा भी जानबूझ के भाई वो जाने क्या कर रहे थे, तो गुजर गए, हमें क्या पता क्या कर रहे थे, बट जहां तक सुनने में आता है ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ। और यंग साहब ने देखा कि यार इस तरह की चीजें दिख रही हैं दीवार पे, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने सोचा यार इसका मतलब ये है कि इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है लाइट के बीच में, इसका यही मतलब है, तभी ये पैटर्न बन रहा है। तो इससे इन्होंने कंक्लूड किया कि लाइट वेव की तरफ बिहेव कर रही है, और ये तहलका मच गया दुनिया में, क्योंकि न्यूटन भाई साहब कुछ और कह रहे थे, ये भाई साहब कुछ और कह रहे थे, है ना। तो ये आप समझ गए कैसे क्वेश्चन करने। क्वेश्चन में क्या करना रहेगा आपको, आपको किसी तरह से यार ये डेल्टा एक्स वगैरह निकाल के उसको 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, और इस तरह से आपके आंसर आएंगे। अब आप पूछेंगे, अब मुझे पता है आप पूछेंगे कि ये डेल्टा एक्स कहां से आता है, ठीक है। अब मैं बताता हूं आपको डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या है, कैसे आएगा। तो देखो ये अपन ने डायग्राम जो बनाया था, है ना, कुछ ऐसा दिख रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन कुछ assumptions लेंगे कि ये तो छोटा है, ये जो अपन हाइट देख रहे हैं ना ये y है, और ये छोटी हाइट है, बहुत स्मॉल हाइट है। ये जो एंगल है ये भी स्मॉल एंगल है, ठीक है। तो बेसिकली ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल अपन अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं। तो डेल्टा एक्स बेसिकली ये हो गया, ठीक है। तो अगर ये डिस्टेंस मेरे पास d है, ठीक है, ये अगर डिस्टेंस d है तो इससे अपन कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो ये एंगल भी थीटा होगा, पहली बात ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस को स्मॉल d बोलते हैं। तो बेसिकली ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d sin थीटा, यानी कि d थीटा के बराबर। और थीटा कितना हो जाएगा बताओ, y बाय कैपिटल D के बराबर। तो ये हो जाता है आपका, ये जो डेल्टा x है वो इतना हो जाता है, ठीक है। ये दिमाग में रखना कि फेज डिफरेंस हो जाता है dy बाय d, ठीक है। समझ में आ रहा है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाइए मैंने, इन दोनों ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल एंगल अजम्पशन लेके चल रहे हैं।
तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी इंटू वाई बाय डी आ जाएगा। तो अब अपन इसको इस इक्वेशन में घुसा देते हैं, बस क्या आ जाएगा बताओ, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स डी वाई बाय डी बराबर, जब इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 2n पाई, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, समझ में आ रहा है। तो यानी कि y की वैल्यू जब हो जाएगी 2 से 2 पाई कटा डी वाई एन बाय डी, जब इतनी वैल्यू होगी ना y की, तब तब अपन को लाइट फ्रिंज दिखेगी, यानी ब्राइट फ्रिंज दिखेगी। यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज जो है उनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसी के इक्वल। इसको कहा जाता है फ्रिंज विड्थ, इसको कहते हैं W, यानी डी कैपिटल इंटू लैम्डा अपॉन डी स्मॉल। ठीक है, तो कई सारी चीजें मैंने बताई है। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है कि दो फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस कितना है। वो कैसे आएगा, एक में n की वैल्यू 1 डाल दो, एक में n की वैल्यू 2 डाल दो, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, डी लैम्डा बाय डी आएगा। n और n+1 डाल दो, बेसिकली n की वैल्यू तो आ जाएगी ना फ्रिंज विड्थ। ये अगर n वाली आपकी ब्राइट फ्रिंज है, n+1 ब्राइट फ्रिंज है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गई फ्रिंज विड्थ। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन भी बहुत सिंपल आते हैं यार इस चीज के अंदर। फ्रिंज विड्थ बताओ पैटर्न की, अगर लैम्डा इतना है, डी इतना है, ये इतना है, तो आंसर डाल दो, ये आ गया आंसर, कुछ है ही नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको पूछेंगे कि बताओ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या नहीं है इस डिस्टेंस पे, या y इक्वल टू इस पे कितनी इंटेंसिटी क्या रहेगी, तो वो आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में पुट करके। अब एक और चीज आती है यहाँ पे, रिलेशनशिप बिटवीन इंटेंसिटी एंड डेल्टा। ठीक है, तो अपन ने फेज डिफरेंस निकाल लिया। अब यहाँ पे इंटेंसिटी का क्या रिलेशनशिप रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इंटेंसिटी जो होती है ना, इंटेंसिटी बेसिकली एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के अलोंग वेरी करती है। ठीक है, याद रखना कि इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इंटेंसिटी, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अपन इसकी अगर कैलकुलेशन करते हैं तो अपने पास आता है I इक्वल टू 4i डैश इंटू कॉस स्क्वायर डेल्टा बाय 2। ये क्या है, I डैश इज इंटेंसिटी ड्यू टू वन फ्रिंज। ठीक है, तो अगर तुम्हारी इंटेंसिटी मतलब कितनी ब्राइट फ्रिंज है, तो अगर तुम्हारी एक फ्रिंज है वो अगर लेट्स से 100 यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी दे रही है, 100 यूनिट्स ब्राइट है, ऐसा कुछ मान लो, और अगर डेल्टा की वैल्यू जो है वो आपकी लेट्स से है 0। ठीक है, मतलब कोई पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस है ही नहीं, यानी कि नई आई कितनी होगी 4 इंटू 100 इंटू कॉस स्क्वायर 0/2 यानी 1, यानी 400 यूनिट टाइम फ्रिंज ब्राइट होगी। तो अगर ये वाली S1 और S2 अगर ब्राइट थी ना, तो बीच वाली ब्राइट बहुत ज्यादा ब्राइट होगी। समझ लो मतलब कितना ज्यादा डिफरेंस है, मतलब एकदम इन दोनों की 4 गुना टाइम्स ब्राइटनेस रहेगी। तो ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। ठीक है, तो यही था आपका यंग एक्सपेरिमेंट, यही था बस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको वापस से एक बार रिकैप करा देता हूँ कि क्या क्वेश्चन आएंगे, क्या है ये। कुछ भी नहीं है भाई, ये आपको दो स्लिट दे रखी है S1 और S2, इनके बीच से लाइट पास की, कोहेरेंट लाइट है, कोई पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और अपन ने क्या किया, इनका यहाँ पे लाइट वेव्स जब टकराती ना स्क्रीन पे, तो जैसे यहाँ पे टकराई, यहाँ पे टकराई, यहाँ पे टकराई, तो इन पे पाथ डिफरेंस आ रहा है देखो। तो उस पाथ डिफरेंस को कैलकुलेट करके हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी, कहाँ पे डार्क फ्रिंज बनेगी, और कहाँ पे इन बिटवीन। इसकी फॉर्मूला हमने डिस्कस की है कि आपका जो डेल्टा एक्स होता है ना, इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस वो कितना हो जाता है, डी वाई बाई डी। एक ये याद रख लेना, और एक हमेशा ये याद हमेशा रखो वेव्स के केस में कि फेज डिफरेंस जो होता है ना, वो होता है 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। ये हमेशा याद रखो वेव्स के केस में। ठीक है, और तीसरी चीज हमें ये याद रखनी है कि आपका जब एंगल 2n पाई होगा ना, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और 2n+1 पाई होगा तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ठीक है, ये तीनों चीजें जिस बंदे को याद होगी वो वेव्स पूरा बना डालेगा, उसको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में यही है, बस यही चीज याद रखना, हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन भी यही आएंगे सब, आप देख सकते हो बहुत सिंपल एग्जांपल आते हैं कि सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स दे रखा है कि डी की वैल्यू 0.1 mm है। ठीक है, वेवलेंथ 500 नैनोमीटर है, तो बताओ कि सेपरेशन बिटवीन ब्राइट फ्रिंज क्या होगी, तो क्या हो जाएगा बताओ। मैंने अभी भी बताया फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, डी लैम्डा बाय टी। तो लगा डालो कि डी की वैल्यू दी हुई है और ये डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, जो भी है वैल्यू डालनी है, बेसिकली कुछ काम ही नहीं है इसके अंदर, है ना। अब यार ये तो हो गए सिंपल क्वेश्चन, अब जेईई एडवांस में ऐसी चीजें तो देंगे नहीं ये लोग। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, अब यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट आता है जिसको कहा जाता है ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, और ये ध्यान से सुनना मेरे भाई, अच्छी चीज है ये ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ मेरे भाई क्या होता है, देखो तो क्या होता है, लाइट आपकी ट्रैवल कर रही है वैक्यूम में, c स्पीड पे चल रही है। ठीक है, अब अपन ने देखा हुआ है कहीं जगह पर कि अगर ये एक म्यू मतलब म्यू इक्वल टू 1 वैक्यूम में जा रही है ये, अब अगर ये म्यू इक्वल टू 1.5 वाले मीडियम में जा रही है, ग्लास में जा रही है, कहीं भी जा रही है, तो इसकी स्पीड c/1.5 या c/μ हो जाती है। तो इसका क्या मतलब हुआ मेरे भाई, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो लाइट है ना, वो जब एक हैवी मीडियम में, ऑप्टिकली डेंस मीडियम में ट्रैवल करती है ना,
तो यार उसको यार बड़ा दुख दर्द होता है, उसको बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है, मतलब ऐसे आसानी से वो पास नहीं हो पाती है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये समझना होगा कि जब आपकी लाइट है वो एक इस तरह के मीडियम से जा रही है ना, तो उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। मतलब कि क्या, कि अगर आपकी लाइट जैसे ट्रेवल करती है डिस्टेंस x इन वैक्यूम, दैट इज, अगर जैसे डेल्टा x जैसे ये है, ये वैक्यूम है, ठीक है, और एक ये है, ये ग्लास है। यहाँ पे अगर डेल्टा एक्स डिस्टेंस दोनों की थिकनेस है, तो यहाँ पे जो पाथ ट्रेवल या पाथ डिफरेंस लाइट का अपन मानेंगे ना, वो पता है कितना मानेंगे। अगर इसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यहाँ पे अपन x डिस्टेंस ट्रेवल किया वो मानेंगे, यहाँ पे तो सेम, क्योंकि म्यू इक्वल टू 1 है, लेकिन यहाँ पे म्यू इंटू डेल्टा एक्स अपन मानते हैं। समझो इस बात को, ठीक है। अगर आपकी लाइट डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन ग्लास, ठीक है, अगर ग्लास में डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ना, तो वो म्यू इंटू डेल्टा एक्स ऑप्टिकल डिस्टेंस होता है ना। और हमें हमेशा ऑप्टिकल पाथ कंसिडर करना है कैलकुलेशन करते समय वेव ऑप्टिक्स में, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि लाइट ने कितना ट्रेवल किया। लाइट को ऐसा लगता है यार कि इसने म्यू इंटू डेल्टा एक्स ट्रेवल किया है, बस लगता है, याद रखना है, ठीक है। तो अब आपको कोई पूछे कि आपने दो स्लिट ले रखी है, ठीक है, आपने यहाँ पे दो स्लिट ले रखी है। अब ये सब पता है, पूरी थ्योरी बना बना के पढ़ाते हैं कोचिंग में, थ्योरी ऑफ की थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल पाथ, इस पे क्वेश्चन बनाते हैं, पूरी डीपीपी देते हैं अलग से। भाई क्या है, ये सिंपल सी चीज है, एच वर्मा या किसी बुक में देखोगे ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, इसमें ऐसा नहीं किया जाता है कोई इसे थ्योरी बना रहा है। तो यहाँ पे अपन ने लेट से एक डेल्टा एक्स थिकनेस का ग्लास स्लैब रख दिया, जिसकी जो वो है, क्या कहते हैं इसकी, चलो बड़ा डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। समझ लीजिए मैंने क्या बनाया। अब यार आपको क्वेश्चन करके बता देता हूँ, ताकि बच्चे समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो यार आपको यहाँ पे एक स्लिट, वापस से स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया, और यहाँ पे एक लेट से टी थिकनेस का एक स्लैब रख दिया गया है, जिसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू है, और बोला गया है कि बताओ इसमें y की कितनी वैल्यू पे फर्स्ट फ्रिंज बनेगी। तो अब यहाँ पे कुछ बच्चे तो खुश हो जाएंगे, अरे जीरो पे होता है, जीरो पे सर ने पढ़ाया था तो जीरो टिक करके आ गया, और ऑप्शन में भी दे रखा होगा, और तुम वहाँ पे -1 लिखे होगे मेरे भाई। क्यों? क्योंकि याद करो, मैं थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि ऑप्टिकल पाथ नाम करके भी कोई चीज होती है, कि यार जैसे ही जिंदगी में एक स्लैब आ जाता है ना, तब अपन ऑप्टिकल पाथ देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, ठीक है, आप यहाँ पे ये देखो कि आपने जितना भी डेल्टा एक्स ट्रेवल किया बहुत अच्छी बात है, ठीक है, एक्स्ट्रा वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे मेरे भाई ये बैठा हुआ और है पाथ डिफरेंस देने के लिए आपको, ठीक है, ये आपको और पाथ डिफरेंस देने के लिए बैठा हुआ है यहाँ पे स्लैब। तो मैंने आपको बताया था कि यार अगर इसकी थिकनेस टी है, तो ये यहाँ पे डिस्टेंस जब टी ट्रेवल करेगा ना, तब यहाँ पे टी इंटू म्यू ट्रेवल कर चुका होगा, यानी ऊपर वाला जो है उसको एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस मिल रहा है कितने का, म्यू -1 इंटू टी का, ठीक है ना। तो इसको आपको जोड़ना होगा, तो आपको क्या कहना होगा, म्यू -1 इंटू टी प्लस डी वाई बाय कैपिटल डी इक्वल टू 2n पाई, यहाँ पे ये करके सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप n की वैल्यू 0 डालते हो ना, तो आपको y की वैल्यू शायद नीचे की तरफ मिलेगी, नेगेटिव में मिलेगी, देखो कैलकुलेट कर सकते हो आप, यहाँ पे कोई खतरनाक चीज नहीं है। अब यार यहाँ पे कैलकुलेट आपको करना आना चाहिए। कुछ बच्चों ने हमें ईमेल लिख के भेजा कि अरे आप कैलकुलेट करके नहीं, भाई अगर तुम्हें ये सब कैलकुलेट करके बताना पड़ रहा है ना, तो यार बहुत डिफिकल्ट वाली बात है, ठीक है, आपको ये सब कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, वरना आप पूरी तरह से स्पून फेड बच्चे बन चुके हो, जिसको हर चीज 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 ये भी बताना पड़ता है, ठीक है। तो वैसे बच्चे नहीं बनना है अपन को थोड़ा आत्मनिर्भर बनना है और चीजें करने की कोशिश खुद से करनी है, क्योंकि आईआईटी एग्जाम के अंदर आपके लिए ना मैं आऊंगा ना आपके पेरेंट्स आएंगे, कोई भी नहीं आएगा, आप खुद जाओगे केवल, ठीक है, केवल आप खुद जाओगे। तो प्लीज थोड़ी चीजें खुद से करनी सीखो, ये सब कैलकुलेशन, ठीक है। मैंने क्या बोला आपको कि इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक स्लैब लगा दिया टी थिकनेस का और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, ठीक है। तो अब आपको बोला कि तो फ्रिंज कहाँ बनेगी, तो अपन क्या करते हैं, जो पाथ डिफरेंस है, और यहाँ पे मैंने चीज गड़बड़ कर दी है कि इसको 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई भी करना था, ठीक है। तो आपने क्या किया, पाथ डिफरेंस निकाला, पाथ डिफरेंस में एक्स्ट्रा चीज कौन सी ऐड होगी, ये वाली, क्योंकि ऑप्टिकल पाथ देखना है, ऑप्टिकल पाथ इसका इतना ज्यादा है, तो ये ऐड करके अपने 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई कर डाला इसको, ताकि मेरे पास क्या आ जाए, फेज डिफरेंस, उसको अपने 2n पाई से इक्वेट कर दिया। अब n की वैल्यू आप जैसे 0 डालोगे, आपको फर्स्ट फ्रिंज मिल जाएगी जो नेगेटिव y वैल्यू देंगे, आप कैलकुलेट कर सकते हो कितनी हो जाएगी, ये माइनस डी अपॉन ये ऐसा कुछ हो जाएगा, माइनस टी इंटू म्यू -1 इंटू डी अपॉन स्मॉल डी, इस तरह कुछ आएगा, इंटू लैम्डा भी हो जाएगा। तो ये आपको पता चल गया क्वेश्चन, ये काफी प्रोमिनेंट क्वेश्चन है, जे एडवांस वगैरह में आता रहता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज देखनी है कि जब आप अपने क्लास लैब में लाइट को गुजारते हैं, ऐसे लाइट वेव जा रही है, तो इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, इसमें लैम्डा चेंज होता है, ठीक है। तो अगर आपकी लाइट कभी इधर से इधर गई ना, तो इसकी स्पीड सी से सी बाय म्यू हो गई ना, तो ये वाला नहीं होता है कि स्पीड इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी,
तो इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, लैम्डा विल चेंज अकॉर्डिंग टू सी, ठीक है। तो ध्यान रखना है, तो यहाँ पे लैम्डा अगर आपकी 500 nm थी तो यहाँ पे 500/μnm हो जाएगी लैम्डा, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे तरह के सवाल बन जाते हैं, जैसे आपकी थिन फिल्म वगैरह, रिफ्लेक्शन, ये वो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पर तो 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि आपकी जब भी कोई लाइट वेव है ना वो रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। लाइट वेव कभी भी रिफ्लेक्ट होती है ना, तो जब आपकी वेव जो है ना, अगर जैसे कि रिफ्लेक्ट हो रही है, ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आपकी वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, जैसे वो एयर टू लेट्स से वाटर जा रही है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन होता है इसमें। बेसिकली क्या होता है कि यार आप क्या करते हो, आपके पास एक लेयर ऑफ फिल्म है ऑन सम रोड, ठीक है। इस पे जैसे पानी, इस पे जैसे लाइट आई, तो एक तो ऊपर से टकराएगी, एक वेव क्या करेगी यहाँ पे जाके से रिफ्रैक्ट हो जाएगी और यहाँ पे नीचे टकरा के फिर बाहर जाएगी। तो इनमें भी आपका इंटरफेरेंस वगैरह हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि जब एयर टू वाटर जा रही है, मतलब ऑप्टिकली रेयरर से ऑप्टिकली डेंसर, इसकी वैल्यू म्यू इक्वल टू 1 है, इसकी वैल्यू म्यू इक्वल टू 4/3 है जैसे। तो यहाँ से यहाँ तक जा रही है ना, ऑप्टिकल रेयर टू ऑप्टिकल डेंसर, तो वहां पे आपका एक पाई का चेंज हो जाता है फेज में, ठीक है। ये आज तो मैंने वेव के अंदर भी पढ़ा था, ठीक है। और जब यहाँ से यहाँ जाएगी तो कोई फेज चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आप दिमाग में रख सकते हो अपने, ये भी कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आ जाती है, ठीक है ना। तो यार ये एक चीज हो गई। अब सेकंड टॉपिक जो आता है आपका इंटरफेरेंस, अपने समझ लिया यार। इंटरफेरेंस में देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या आते हैं, एक तो वो आपको तीनों चार इक्वेशन याद होनी चाहिए। एक स्लैब वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है, वो मैंने आपको करके बता दिया। एक थिन फिल्म इंटरफेरेंस होता है, उसके अंदर भी आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है, सब कुछ सेम ध्यान रखना है, बस एक वो रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टी याद रखनी, वो भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब एक चीज आती है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मेरे भाई, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होती है ना, ये बेसिकली क्या होता है। अपन थोड़ी देर पहले क्या देख रहे थे यार, कि अपन ने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि लाइट जो थी आपकी दो स्लिट से पास करने पर उसमें अजीबोगरीब चीजें हो रही है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपने एक ही स्लिट, एक ही होल ले रखा है जैसे, ठीक है, एक स्लिट ले रखी है। अपन होल की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे स्लिट की बात करेंगे। यहाँ पे आपने स्लिट ले रखी है, तो यहाँ पे क्या होता है यार कि ये जो वेव है ये यहीं से ऐसे बाहर जाके डिस्पर्स हो जाती है, मतलब यहाँ से ऐसे जाके डिस्पर्स हो जाती है। आप ऐसा कुछ सोच सकते हो कि यार आप क्या करते हो, करो कि आप अपनी उंगली लो और है ना उसको किसी ऑब्जेक्ट के कैसे बताऊँ मैं आपको, अच्छा एग्जांपल देता हूँ। हाँ, जैसे एक काम करो आप, है ना, कई बार आप देखते होगे कि आपने जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके सामने आपने अपनी फिंगर ऐसे प्लेस कर रहा है, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है यार कि अपन जैसे यहाँ पे ये कोई सरफेस है, इसको आप अपनी उंगली से लगा के एकदम आँख के पास आके देख रहे हो। अब आप क्या करना, धीरे धीरे उंगली को ऊपर लेके आना। आप नोट करोगे कि आप उंगली को लेके ऊपर आ रहे हो ना, फिर भी आपको सरफेस थोड़ी थोड़ी दिखनी है कुछ देर के लिए। वो क्यों होता है, क्योंकि लाइट वेव जो है ना, जैसे ये आपकी वो सरफेस थी और ये आपकी फिंगर थी, तो भले ही डायरेक्ट ऐसे वेव ब्लॉक हो रही है, लेकिन यहाँ पे हल्की सी मुड़ के आ जाती है, ठीक है। साउंड वेव में मैंने बताया होगा ना, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड वेव्स। तो वैसा कुछ फिनोमेनन होता है कि बेंडिंग हो जाती है ना लाइट की किसी सरफेस से टकरा के, उसको कहा जाता है डिफ्रैक्शन। बेसिकली ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके जो फॉर्मूले होते हैं ना, वो यार कुछ ऐसे रहते हैं कि अगर आपके पास कोई स्लिट है जिसकी विड्थ है b, ठीक है, इसकी विड्थ है b, और आप यहाँ पे स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन पैटर्न देख रहे हो, मतलब बेसिकली यहाँ पे कोई लाइट सोर्स है और यहाँ पे डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसे बन रहा है डिफरेंट एंगल्स पे। तो आपने जैसे कोई एंगल थीटा कंसिडर किया और b है इसकी फ्रिंज विड्थ, मतलब स्लिट की विड्थ जो है वो b है। तो यहाँ पे अपन ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं। कैसे आया क्यों मत पूछना, ये 11th 12th में मोस्टली नहीं देखा जाता है, स्पेशली जेई में तो नहीं बताऊंगा, यूज नहीं है इसका, ठीक है। आपकी जो फर्स्ट मिनिमम है ना, वो इस लैम्डा के अकॉर्डिंग बनेगी। मतलब कि आपका जो बीच में ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज होगी, आप ब्राइट पैटर्न दिखेगा, मतलब आप यहाँ से लाइट पास कर रहे हो ना, तो यहाँ पे एकदम ब्राइट दिखेगा। और फिर इस डिस्टेंस पे आप जैसे जाते हो ना, b sin थीटा इक्वल टू लैम्डा, वहां पे आपको एक डार्क स्पॉट दिख जाएगा, ठीक है। बेसिकली ये बात होती है, ठीक है ना, समझ गए ये चीज। और अगर अपन इसको n लैम्डा कर दे तो nth ब्राइट nth डार्क फ्रिंज आ जाती है, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन मेरे भाई क्या होता है, डिफ्रैक्शन कुछ भी नहीं होता है कि यार आपने जैसे यहाँ पे कोई लाइट वेव ले रखी है, ठीक है, और वो इसके थ्रू पास हो रही है, एक होल या एक स्लिट के थ्रू पास हो रही है, तो वो थोड़ी सी स्प्रेड हो जाती है। मोस्टली तो बीच में से गुजरती है, लेकिन थोड़ी सी स्प्रेड हो जाती है, ऐसे डिस्पर्सिव पैटर्न बन जाता है। समझ में आ रहा है। तो अपन ये बोल रहे हैं कि वो कहीं पे लाइट कहीं पे डार्क वापस से बन जाता है। तो अपन ये फॉर्मूला लगा देना, अगर इसकी विड्थ b है तो b sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, अगर अपन फॉर्मूला लगाते हैं फॉर स्मॉल थीटा, तो इसमें मिनिमा की वैल्यू मिल जाती है। अब यहाँ पे इंटेंसिटी का भी पैटर्न एक बनता है, ठीक। अब ये वाली चीज जो है यार, ये
मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर ये जो लेक्चर्स हैं ये रिवीजन के लिए मोस्टली हैं, कि यार बंदा जो बैकलॉग है और उसको रिवीजन है या उसको समझ में नहीं आ रहा समझ जाए। मैं इस पॉइंट से बना रहा हूँ ये वाले लेक्चर्स। तो यहाँ पे मैं ये इस चीज का डेरिवेशन करके बता दूं ना, जो मैं लिखने वाला हूँ बहुत उम्दा हो जाएगा कि किसी को समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूंगा, उसको समझ जाना भी कैसे यूज करना है। और वैसे ये भी जेई के अंदर नहीं आता है इतना, बट फिर भी चलो बता दे रहे हैं, ये चीज आ सकती है जेई में ज्यादा से ज्यादा, और मोस्टली वाईडीएस ही आता है सबसे ज्यादा वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, तो वो मोस्टली ध्यान रखना है। ये तो अपन ऐसे ही पढ़ रहे हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो इंटेंसिटी पैटर्न जो होता है ना इसका, कि इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है, जैसे मैंने देखा था ना पहले कि इंटेंसिटी आपकी 4i' cos स्क्वायर लैम्डा बाय 2 इस तरह का आ रहा था पैटर्न, है ना। तो इसमें क्या होता है वो अपन देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, सॉरी 4i' cos स्क्वायर लैम्डा बाय 2, है ना। तो यहाँ पे i का वेरिएशन होता है i इक्वल टू i0 sin स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर। अभी आप बोलोगे बीटा क्या, तो बीटा की वैल्यू ये होती है पाई बाय लैम्डा इनटू b sin थीटा, b वही वाला है, sin थीटा वही वाला है, पाई और बाय लैम्डा आपकी वेवलेंथ है। अब मुझे पता है तुम बोलोगे अरे ये क्या बता दिया, पता नहीं क्या है, ये फॉर्मूले याद कर डालो, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू चिपका के आंसर कर लेंगे। इस चीज का डेरिवेशन वगैरह आपकी क्लास 12th में समझना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना। बहुत मतलब डिटेल मैथमेटिक्स से ये 11th-12th लेवल पे है भी नहीं एक्चुअली। आप इवन बुक्स देखोगे ना 11th-12th लेवल की, उसमें भी नहीं मिलेगा, या आपको यूनिवर्सिटी लेवल की बुक्स में मिलेगा। इसको जाना तो रेस्निक हेरेडे क्रेन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो, यहाँ पे मैं नहीं बताऊंगा, बच्चे कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो क्या है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन कुछ भी नहीं है, आपने एक लाइट वेव एक स्लिट के थ्रू एक सिंगल होल के थ्रू पास की, ठीक है। पहले अपन 2 होल के पैटर्न को स्टडी करे थे, यहाँ पे सिंगल होल है तो थोड़ी तो पास हो जाती है, बाकी फैल जाती है, ठीक है। इसको अगर आपको रियल लाइफ में देखना तो आप क्या करो, आप है ना एक छोटा सा होल बनाओ, उसमें एक टॉर्च घुमा दो, तो आप देखना बाहर जो आपकी यह सबसे बढ़िया चीज बताता हूँ मैं, सबसे शानदार एग्जांपल आपको बताता हूँ। आप जैसे कभी खड़े होते हो ना और सनलाइट में खड़े होते हो, तो आपने देखा होगा कि आपकी शैडो बहुत ज्यादा शार्प बनती है, लेकिन अगर आप बहुत दूर का कोई ऑब्जेक्ट की शैडो देखते हो ना, वो कई बार वीक बनती है। जैसे एरोप्लेन की जो शैडो नहीं होती है जमीन पे, वो देखना कितनी वीक होती है, कि यार साइड साइड में ऐसे धुंधली धुंधली होती है, वो डिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा पास में खड़े हो ना ग्राउंड के, और फिर आप पे सन शाइन हो रहा है, तो आप बहुत ही क्लियरली मतलब आपकी शैडो बन जाती है। या इससे भी अच्छा ये देखो, आप क्या करो, 2 मिनट यार ये क्लियर करने दो, कचरा इतना हो गया, ये ऊपर वाला क्लियर करने दो, है ना। हाँ ये हटाओ और ये चलाओ, ठीक है। जैसे आप एक काम करो, एक टॉर्च लो, ठीक है, और यहाँ पे अपनी एक हाथ ले लो, इसकी एक यहाँ पे परछाई देखना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि साइड साइड में से परछाई जो काफी धुंधली टाइप होगी। अब तो अपने हाथ की डिस्टेंस वेरी कर देना टॉर्च से, तो डिस्टेंस जितना ज्यादा दूर होगा ना स्क्रीन से आपके हाथ का, उतना ज्यादा बहुत धुंधली सी बनेगी इसमें इमेज, है ना। तो ये होता है डिफ्रैक्शन बेसिकली, ठीक है। अब ये गवर्न कैसे होता है लॉस से, अगर आप थीटा एंगल देखते हो वहां पे मिनिमम जब बन रहा होगा तो n लैम्डा इक्वल टू b sin थीटा, ये वाली इक्वेशन से गवर्न होता है। b क्या है, विड्थ ऑफ द स्लिट, थीटा एंगल जहां पे आप कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, और लैम्डा वेवलेंथ और n एक इंटीजर है। इंटेंसिटी पैटर्न वेरी करता है, i इक्वल टू i0 sin स्क्वायर बीटा बाय बीटा स्क्वायर, वेयर बीटा इज पाई बाय लैम्डा इनटू b sin थीटा। बस यही है डिफ्रैक्शन, इसके आगे जानना कोई यूज नहीं 11th-12th लेवल पे, आप कंफ्यूज हो जाओगे और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे तरह के होते हैं, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, ये वो, केवल कंफ्यूज होने की बात है, लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, वो यूज नहीं है इनका, ठीक है। अब अपन एक और चीज देखने वाले, जो वापस से बिन मतलब की चीज है, जेई एडवांस में तो आती भी नहीं है, ठीक है, जेई एडवांस में तो बिल्कुल नहीं आती है चीज, ठीक है, और फिर भी अपन देखेंगे जेई मेन में कभी कभार आ जाता है। एक होता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट बेसिकली क्या होता है, तुम ऐसा समझो, तो यहाँ पर जैसे लाइट है वो ऐसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है, हालांकि लाइट ऐसे ऐसे दोनों डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, ठीक है। बट अपन को समझने का एग्जांपल लेते हैं, जैसे तुम्हारे पास एक रस्सी है, उसको तुम ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ट्रांसवर्स रस्सी है, और तुम्हारे पास यहाँ पे एक वो है, एक जेल, ठीक है, जेल का जैसे वो नहीं होता वो केज, तो इसमें तुम एक सर्टेन ओरिएंटेशन के अंदर अगर घुमाओगे ना, ठीक है, एक सर्टेन ओरिएंटेशन में अगर तुम रस्सी को ऑसिलेट करोगे, मतलब इस बार्स के अलोंग ऑसिलेट करोगे, तो रस्सी ऐसे गुजर जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी रस्सी ऐसे 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 ऑसिलेट कर रही है ना, तो इससे गुजर पाएगी क्या, रस्सी नहीं गुजर पाएगी, इनसे टकरा जाएगी बार से और डाई हो जाएगी। तो ये बेसिकली पोलराइजेशन होता है, सर्टेन ओरिएंटेशन, एक सर्टेन डायरेक्शन आपकी वेव की होती है ना, उसको कहते हैं पोलराइजेशन। तो अगर जैसे आपकी जो लाइट है, ठीक है, हम ऐसा बोलते हैं कि अगर आपकी जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में ऐसे ऑसिलेट कर रही है, ठीक है, मतलब हर प्लेन, मतलब आप कोई सी भी प्लेन ले लो ना, उसमें ऑसिलेट कर रही है, तो हम उसको बोलेंगे कि यार वो जो होती है ना, वो होती है आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। मतलब आप जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को पकड़ लो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, जैसे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे ले लेते हैं, वो बच्चों को समझ में इजी आती है।
वो अगर एक ही डायरेक्शन के अलोंग ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रही है, या वाई एक्सिस, जेड एक्सिस या एक्स एक्सिस या किसी और एक्सिस के अलोंग ऑसिलेट कर रही है, तो वो हो जाती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लेकिन अगर ऐसा है कि इधर उधर डिस्को डांस दिया कर रही है, कि इधर भी सब जगह नाच रही है लाइट, तो वो होती है अनपोलराइज्ड लाइट। इनके कई सारे एप्लीकेशन होते हैं यार, वो जाके तुम देख सकते हो एनसीईआरटी वगैरह के अंदर। मुझे तो आज तक बहुत ज्यादा इसकी कभी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बहुत ज्यादा ऑब्जर्व नहीं होती है। और ये क्लास 12 की फिजिक्स की बहुत बड़ी ड्रॉबैक है कि क्लास 12 की फिजिक्स दिखती नहीं है। जैसे एनएलएम में आपको ब्लॉक दिख रहे होते हैं ना, वैसा दिखना नहीं है। इसका यूज फिर भी आप देखो तो सन ग्लासेस में होता है जैसे, ठीक है। और भी कई तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में होता है ये, या कई बार आप देखोगे कि मॉनिटर के ऊपर कवरिंग लगाते हैं लोग, वहां पे भी पोलराइजेशन कई बार यूज हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा एंटीनास वगैरह में ये सब यूज होता है। तो ये चीजें आप, ठीक है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सुनने को सुन लो, बट समझ में आएगा नहीं जब तक तुम उस फील्ड में जाते नहीं हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे यार एक चीज आपको समझनी होगी, इसके कुछ लॉज होते हैं, ठीक है। तो अपन पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइड। पोलराइड क्या होता है? पोलराइड एक डिवाइस होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, पोलराइज्ड लाइट बना सकते हो फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट। मतलब कि ऐसे डिस्को करती हुई लाइट को आप बना सकते हो एक सिंपल और सुशील लाइट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यार ये एक डिस्क होती है, सर्कुलर होती है। तो इसमें क्या होता है यार कि इसकी एक ट्रांसमिशन एक्सिस नाम करके, जैसे तुम्हारा पोलराइजेशन वाली शीट है, इसकी एक ट्रांसमिशन एक्सिस होती है, ठीक है। इसकी एक ट्रांसमिशन एक्सिस होती है कि यार इस एक्सिस के अलावा अगर तुम लाइट को भेजोगे, ठीक है, तो तुम्हारी जो लाइट है वो इसके अलोंग अलाइन हो जाएगी, समझ रहे हो। मतलब जैसे इसमें इधर इधर सब जगह जैसे ऑसिलेशन कर रही थी ना तुम्हारी लाइट, तो बाकी सारी कट जाएंगी, केवल इधर इधर जो ऑसिलेट कर रही थी ना वो वाली लाइट्स रह जाएंगी। अब ये केमिकली बनता है, आप देख सकते हो कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। अगेन वो सिलेबस में नहीं है ना यूज का है। मतलब इसमें कुछ इस तरह की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल इसमें मॉलिक्यूल्स डाल दिए जाते हैं सच दैट कि बाकी सारे काट के केवल इधर इधर वाले रह जाते हैं। तो पहले इधर उधर सब जगह नाचती हुई लाइट आ रही थी, इसमें पास होगी केवल एक सीधी। मतलब एक तरह से डिसिप्लिन कर देता है ये, कि तुम्हारे यहाँ पे बच्चे नाच रहे थे, इधर उधर कर रहे थे, और यहाँ पे तो सीधे सीधे बच्चों को लिया इन्होंने, ठीक है। तो अगर तुम्हारा जो लाइट है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर थीटा एंगल बना रहा है ना विद द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द पोलराइड, तो हम बोलते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो ट्रांसमिट हुई है वो हो जाती है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये दिमाग में रखना, इससे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हारी लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है, जो ऑसिलेशन का वेक्टर है, अगर एंगल थीटा बना रहा है ना तुम्हारी ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ द लाइट के साथ, तो हम बोलेंगे कि यार वो जो लाइट है उसका जो ट्रांसमिशन होगा वो होगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये चीज आप दिमाग में डाल दीजिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे तुमने कोई ऐसी लाइट डाली जो ऐसे एंगल पे है, ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसा हो रहा है कि यार इसका आप है ना, जैसे आपने इस एंगल पे कोई लाइट डाली जिसका थीटा जैसे बहुत क्लोज टू 90 है, तो वो बहुत ही कम ट्रांसमिट होगी, दिख रहा है ना, तो कॉस स्क्वायर होके। लेकिन कोई लाइट अगर इधर जा रही है तो वो पूरी तरह ट्रांसमिट हो जाएगी। तो इस तरह से फिल्टरिंग हो जाती है, समझ रहे हो। इस तरह का तुम कुछ समझ सकते हो। इसको कहा जाता है लॉ ऑफ मालस या मैलस या मलूस, जैसा तुम्हें मानना हो, ठीक है। तो ये आप दिमाग में ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया पोलराइजेशन बाय यूजिंग पोलराइड या यूजिंग इंस्ट्रूमेंट या पोलराइजिंग शीट। एक और होता है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली यार ये होता है कि अगर तुमने जैसे कोई लाइट यहाँ पे डाली है ऐसे करके, ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा। तो क्या होता है कि यार इनके जो पोलराइजेशन, जैसे इसके जो ऑसिलेशन है ना वो इन दोनों में बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ आप सोच सकते हो, ठीक है। ये अब कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन होती है। देखो 11th 12th पे हमें किसका निचोड़ बता रहे हैं बेसिकली। ये अगर आप जाओगे ना आपको केवल इसी टॉपिक पे पूरी मोटिवेटिव बुक्स मिल जाती है, ठीक है। लोग पीएचडी करते हैं केवल इस चीज के, इस फेनोमेनन के ऊपर, ठीक है। तो बात को समझो कि यार यहाँ पे आपके जैसे कोई वेव है, ठीक है, उसकी जैसे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगी, ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन जैसे, ठीक है। तो क्या होता है उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो डिवाइड हो जाएगी, एनर्जी कंजर्वेशन लॉस है, तो इधर कुछ एम्पलीट्यूड इधर कुछ एम्पलीट्यूड है। लेकिन साइंटिस्टों ने देखा कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर हम सर्टेन वैल्यूज लेते हैं ना इस एंगल की, तो क्या होता है, तो ये वाला जो रिफ्लेक्टेड वेव है ना, यहाँ पे आपका कोई भी तरह का पोलराइजेशन नहीं रहता, सारा अनपोलराइज्ड लाइट इधर चला जाता है, ये पूरी तरह से पोलराइज्ड लाइट आती है, समझ रहे हो। मतलब रैंडम ऑसिलेशंस चले जाते हैं, केवल पूरी तरह से पोलराइज्ड लाइट जाती है, ठीक है। मतलब इस डायरेक्शन के अंदर जो भी ऑसिलेशन थे ना वो चले गए इसके अंदर, ठीक है, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मतलब प्लेन ऑफ इंसिडेंस जो है ना, मतलब ये जो प्लेन है ना ये बोर्ड की स्लाइड की, उसके अलावा वाले पोलराइजेशन चले गए। तो वो जो एंगल होता है वो होता है tan i = म्यू। तो तुम्हारा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है रिलेटिव वाला, तो अगर ये एंगल पर कंसीडर करते हो ना तो आपको पोलराइज्ड लाइट मिल जाती है रिफ्लेक्टेड वाली, ठीक है, इन दिस प्लेन। इसको कहा जाता है ब्रूस्टर्स एंगल। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ भाई यार, ये प्लीज मत पूछना ये चीज आप कैसे करते हो, ये आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल एनालिसिस करते हो ना, जो 11th 12th पे किसी बुक में आपको नहीं मिलने वाला है, तब जाके ये चीज मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम चाहे साइंटिस्ट बनो
कि अरे ये कैसे आया, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। विकिपीडिया पे सर्च करना ब्रूस्टर्स एंगल, ठीक है, वहाँ पे तुम्हें बहुत सारे पेज मिल जाएंगे, हंड्रेड्स ऑफ पेज मिल जाएंगे, और रिसर्च साइंटिस्ट मिल जाएंगे, और वहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हें समझ में भी नहीं आएंगी, उनको पढ़ना फिर, और फिर जेई आ जाएगा, फिर नंबर नहीं आएंगे, फिर बोलना मत कि भाई मैं साइंटिस्ट था, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी हैं यार कि आप ऐसे घुसना चाहो तो हर चीज का कोई एंड नहीं है, बट आपको डिसाइड करना होता है कि मैं ये चीज फैक्ट की तरह मान लूंगा आज, और बाद में मैं जाके पढ़ूंगा। जैसे आप जब छोटे थे तब आपने पढ़ा होगा कि यार एटम गोल होता है, अब आपने पढ़ा कि यार एटम तो गोल नहीं होता है, उसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। अब आप थोड़ा और आगे जाओगे तो आप पढ़ोगे वो भी गलत था कुछ हद तक। तो आप बच्चे को ऐसे बोलते हैं नहीं नहीं बेटा एस ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल, तो पागल हो जाता है फर्स्ट ईयर फर्स्ट क्लास का बच्चा, राइट। तो वैसे ही अपन यहाँ पे कुछ चीज मानेंगे, है ना, और अपन उसको फैक्ट की तरह ले लेंगे। वो है आपका ब्रूस्टर्स एंगल कि यार आपने अगर इस एंगल पे अगर लाइट को म्यू वाले के अंदर डाला है, तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ जाती है। अब यहाँ पे कई बार अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के, कि आपने एक लाइट डाली है सच दैट कि वो ब्रूस्टर्स एंगल पे है, तो इससे एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया अगर म्यू दिया हुआ है, तो समझ रहे हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया इससे अपन को, और फिर आप वहां पे रिफ्रैक्शन वगैरह के लॉस लगा के जो करना कर सकते हो, ठीक है। तो अगर अपन को ये पता है कि कोई लाइट ब्रूस्टर्स एंगल पे है, तो अपन उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन भी बता सकते हैं, क्योंकि अपन के पास आई आ गया, स्नेल लॉ लगा डालो, ठीक है ना। तो यार ये इसी के साथ वेव टॉपिक्स का जो मुझे निचोड़ आपको बताना था वो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो बेसिकली वेव ऑप्टिक्स में हमने 3-4 चीजें देखी। सबसे पहले अपन ने देखा क्या, YDST, और ये सबसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हें इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आया ना, ये समझ लो बस। और मैंने तुम्हें थोड़ी देर स्लाइड बताई थी ना कि कैसे करना है, वो ध्यान रखना कि 2 स्लिट रखी थी, उसमें आपका फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, y की वैल्यू कितनी होती है डेल्टा x के टर्म्स में, सॉरी डेल्टा x की वैल्यू कितनी होती है y के टर्म्स में, और एक और आपको ध्यान रखना है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की फॉर्मूला क्या होती है। बस इतना ध्यान रख लेना, तुम्हारा ये चैप्टर में सारे क्वेश्चन मोस्टली निकल जाएंगे। फिर अपन ने देखा डिफ्रैक्शन, जिसके अंदर अपन ने डेरिवेशन कुछ भी नहीं देखा, अपन ने डायरेक्ट फॉर्मूला याद किया, क्योंकि वही करना है। यहाँ पर हमने डेरिवेशन बताया, थोड़ा बहुत आप ट्राई कीजिए अपने एंड पे, वैसे मैंने पूरा ही बता दिया था, आप क्या ट्राई करेंगे। फिर मैंने देखा पोलराइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे और भी बहुत तरह के थ्योरेटिकल पॉइंट्स बनते हैं जो यार अपने जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, तो मैंने नहीं बताया इसके अंदर, पर चलो यार जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ, ठीक है। कि 2 क्वेश्चन अपन देख लेते हैं YDST पे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 2 स्लिट है, एक की इंटेंसिटी A है, एक की इंटेंसिटी 2A है। बोला है कि बताओ मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी कितनी बनेगी, ठीक है। तो यार आप समझो कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कब बनती है। मैक्सिमम इंटेंसिटी देखो I जो होती है, अपन ऐसे समझते हैं। अब यहाँ पे जो I वाला फॉर्मूला था ना, वो नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है, क्योंकि वहां पे सिमिलर इंटेंसिटी मान लेते हैं। अब यहाँ पे I डैश इसको लो, तो आपको यहाँ पे वेव्स को मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। तो y इक्वल टू ए नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इस टाइप की इक्वेशन रही होगी, ठीक है। तो अपन इनको मैक्सिमम कितना ले जा सकते हैं कि दोनों की दोनों पूरी तरह से ऐड हो जाए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो उस केस में आपकी कितनी हो जाएगी एम्पलीट्यूड, 2a प्लस यानी 3a। और दूसरा केस था उसके अंदर क्या हो सकती है, मिनिमम टू मिनिमम सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 2a माइनस 3a यानी a। तो यानी मैक्सिमम केस में 3a इंटेंसिटी हो जाएगी, मिनिमम केस में a हो जाएगी। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर बताया था मैंने, यानी इंटेंसिटी हाईएस्ट अपॉन इंटेंसिटी लोएस्ट इक्वल टू a हाईएस्ट अपॉन a लोएस्ट का स्क्वायर, यानी कि 3/1 का स्क्वायर यानी 9/1, यानी मैक्सिमम टू मिनिमम 9:1 का रेशियो रहेगा। तो ये क्वेश्चन अपन समझ गए कि भाई इंटेंसिटी क्वेश्चन ऐसे करते हैं। अब आपने क्या कर रखा है, आपने ये किया, आपके पास 2 सोर्सेज हैं S1 और S2, ठीक है, वो इस तरह से लोकेटेड है, और आपको बोला है कि यार इनके बीच में डिस्टेंस है d, इनके बीच में डिस्टेंस है कैपिटल D, और आपको बोला है कि यार बताओ यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, ठीक है। ऐसा बोल दिया कि बताओ कि इस वाले सिचुएशन में पाथ डिफरेंस कितना रहेगा, फेज डिफरेंस कितना रहेगा, ऐसा कुछ मान लो। तो इसका पाथ कितना है बताओ S1 का। अब यहाँ पे अपन फॉर्मूले नहीं लगा सकते, यहाँ पे फॉर्मूले नहीं लगा सकते क्योंकि यार ये थोड़ा इतना पास में नहीं है। अपन एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेंगे, मतलब दिया हुआ थोड़ी वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे ये कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस लगाओ, d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का अंडर रूट, ये डिस्टेंस। तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ, इसका पाथ कितना है, इतना, इसका पाथ कितना है कैपिटल D, ठीक है। तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू ये। अब इसमें तमाम तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ मेरे भाई कि पहली वाली फ्रिंज कहाँ पे बनेगी, कहाँ पे दूसरी वाली फ्रिंज बनेगी, फ्रिंज विड्थ कितनी होगी, ये वो आप निकाल सकते हो, बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो अपन को जैसे बोला जाए कि आपको जैसे यूँ बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि b की वैल्यू की कैपिटल D की वैल्यू क्या रखी जाए कि यहाँ पे मिनिमा आ जाए, ऐसा बोल दिया जैसे, तो क्या करेंगे अपन इसको, क्या करेंगे बताओ, 2n + 1 पाई, यानी कि पाई के बराबर कर देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर माइनस d इक्वल टू हो जाएगा λ/2 के बराबर। अब आपको क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करना है। तो अगर आप सॉल्व करते हो तो d की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी आपकी, ये क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के
ठीक है, कर लोगे ना इसके बाद तो सॉल्व। ये क्वेश्चन आगे इसके बाद क्वाड्रेटिक क्वेश्चन लगाना तो आता है ना यार, 10th क्लास की चीजें ये अगर आपको करवानी पड़ रही है तो यार बहुत खराब हालत है, आप तो प्रैक्टिस कीजिए इन चीजों पे, है ना। तो ये मैंने बस कुछ डेमोन्स्ट्रेशन बता दे कि भाई यार ऐसे ऐसे इसमें बेसिकली क्वेश्चंस किए जाते हैं कि यार आप क्या करो, बेसिकली कुछ भी नहीं है चैप्टर के अंदर, डेल्टा एक्स निकालना है, डेल्टा एक्स निकाल के 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देना है और उसको अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से 2n पाई बना देना है, नहीं है तो 2n + 1 पाई बना देना है, बस यही है पूरे चैप्टर में। डेल्टा एक्स निकालना बस क्रिएटिव हो जाएगा। जैसे स्लैब लगा दिया तो डेल्टा एक्स में तुमको ऑप्टिकल पाथ कंसीडर करने के लिए ये एक्स्ट्रा कंसीडर करना पड़ गया, कई बार 2 स्लैब लगा देंगे, कई बार वेरिएबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का स्लैब बना देंगे, तो डेल्टा एक्स निकालना बस चेंज करना रहेगा आपको, और कुछ भी नहीं है चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कि यार ऐसे परपेंडिकुलर बना दे, तो कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर लिया, बस डेल्टा एक्स निकाल के आंसर सॉल्व करना, यही इसकी बस एक ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी है कि फाइंड डेल्टा एक्स, किसी तरह से डेल्टा एक्स निकाल लो जो मैथ्स लगा के आएगा, बस यही है, पूरा चैप्टर ही यही है। और उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जो भी बने सॉल्व कर डालो, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मैं बता देता हूँ, पहला है कैलकुलेट डेल्टा एक्स समहाउ YDSE में, दूसरा आपको करना होता है कि 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स इक्वल टू जो भी कंडीशन है। कई बार ऐसा भी बोल देते हैं कि यार फ्रिंज इज 1/2, जैसे ऐसा बोल देंगे कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y such that the fringe is 1/3 of the maximum intensity। इसका मतलब समझो, इस बात का मतलब क्या है कि i की वैल्यू मैंने बताई थी कितनी होती है, 4i' into cos square lambda delta by 2। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 4i', है ना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है उसकी 1/3 है, इतना y निकालना है, यानी डेल्टा निकालो यहाँ पे, सबसे पहले दिमाग में डेल्टा आना चाहिए, तो यानी कि cos डेल्टा बाय 2 की वैल्यू आ रही है 1/√3। अब ये मुझे नहीं पता कौन से डेल्टा पे आती है, बट निकाल सकते, इससे बेसिकली मैं डेल्टा मिल गया, डेल्टा मिल गया यानी क्या मिल गया, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स मिल गया, यानी कि 2 पाई बाय लैम्डा इनटू d स्मॉल y इनटू ये बेसिकली हमें मिल गया। तो इसको इक्वेट कर दो इससे, आंसर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो बस आपको समझना है प्रॉब्लम में पूछा क्या है और उसको चेस करना चालू कर देना। जैसे अपन को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या दी हुई थी कि सबसे 1/3 इंटेंसिटी है जैसे उस फ्रिंज की मैक्सिमम की, तो यहाँ पे डायरेक्ट दिमाग में इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया और डाल दिया, डेल्टा मिल गया, फिर क्या करो, डेल्टा वाला फॉर्मूला दिमाग में दूसरा कौन सा था, अरे डेल्टा वाला फॉर्मूला ये था, अरे डेल्टा का फॉर्मूला, अरे डेल्टा एक्स तो ये था, तो y मिल गया अपन को यहाँ से, ठीक है ना। तो कोई खतरनाक चीज नहीं है, वेव ऑप्टिक्स बहुत इजी टॉपिक है, बस इसमें यही 3 चीज दिमाग में जो बच्चा रख लेगा कि डेल्टा एक्स फाइंड करना है, जो आपको मैथ्स की यूज से मिलेगा और कहीं से नहीं आएगा, मैथ्स जिस बच्चे को आती है वो कर लेगा ये। फिर अपन को क्या करना है, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स कर देना है, ये तो कुछ भी नहीं, फॉर्मूला है, ये तुम्हारे सामने ही लिख रखा है, फॉर्मूला है ये, और उसके बाद बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन इंटेंसिटी वाले फॉर्मूला को याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन याद होनी चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2n पाई और 2n + 1 पाई, बस क्वेश्चन है ही नहीं और कुछ है ही नहीं। फालतू में लोग इसको खतरनाक टॉपिक बनाते हैं, पढ़ते रहते हैं, पता है ये टॉपिक 5-6 क्लास तक चलता है, क्या है इस टॉपिक में, यही तो है और क्या है, बताओ इसके अलावा कौन सा चीज आता है जेईई एडवांस में, जेईई मेन में, ओलंपियाड में बता दो, इसके अलावा कुछ भी आता है, कुछ भी नहीं आता है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से पढ़ो यार इस चीज को, और अब आप क्वेश्चन लगाओ, ये 3 चीज दिमाग में रखना, कोई भी क्वेश्चन है ये 3 स्टेप लगाने, वेव ऑप्टिक्स खत्म टॉपिक, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड, आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेईई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेईई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट, ओके। इसके अलावा मेरे जेईई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।